बुखारी साहब, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके लिए उनका वफ्द इस्लामाबाद आ रहा है, दूसरी तरफ उसी मुल्क का सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक दिन पहले तो बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, अब फिर से ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म की गैर मुतवक्के सूरत हाल पैदा हो गई तो ईरान पर पहले से ज़्यादा हमले करेंगे, ऐसे जैसे कभी नहीं किए होंगे। अभी तो हमारी फ़ौज जो है वो रेस्ट कर रही है और तैयारी कर रही है मुस्तकबिल के लिए। देखिए, वो पिछले वक्तों में जब नानियाँ कहानियाँ सुनाया करती थी ना बच्चों को, तो वो बताते थे कि वो फलां जिन की जान फलां तोते में है। हाँ जी। तो ये जो ट्रंप जो बकवास कर रहे हैं ना, ये इनकी जान चूंकि नेतन्याहू के हाथ में एप्स्टीन फाइल की सूरत में, इसलिए वो जब ज़रा सी गर्दन उसकी उड़ता है तो वो चिल्ला उठते हैं उनके हक में। तो ये तो हमें समझ में आती है ये बात तो कि ये जो बार बार धमकियां दी जा रही हैं, एक तरफ मुज़ाकरात शुरू करने की बात हो रही है, एक तरफ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही हैं और तसलसल से दी जा रही हैं। न सिर्फ ये बल्कि इसराइल जो है वो बाकायदा खिलाफ वर्जियाँ करके साबित कर रहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात किसी तरह ना कामयाब हों। बुखारी साहब, कोई इन धमकियों की कोई वैल्यू है फिलहाल? मतलब इससे कहीं ये ख़ास तो नहीं कर सकते हम कि अमेरिका शायद खुद भी इन मुज़ाकरात की सूरत में एक ढोंग रचा रहा है ईरान के साथ? नहीं, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। मेरे ख्याल से अमेरिका जिस तरीके से ब्लीड कर रहा है, जिस तरह उसका नुकसान हो रहा है, वो कल किसी एक अमेरिकन ने एक जगह इंटरव्यू में कहा कि वो बॉडी बैग छुपा रहे हैं, अपनी कौम को नहीं बता रहे कि कितने लोगों की जान गई उनके फौजियों की। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ ये कि ये बात तो एस्टेब्लिश्ड है कि $2 बिलियन पर डे उनको वहाँ लग रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो फोकी ख्वाहिश है उनकी। वो चाहते होंगे कि ये जंग जो है किसी सूरत अब बंद होनी चाहिए ताकि रिस्पेक्टेबल तरीके से वो पूरा पैराफिलेनिया लेके वापस चले जाए, वापस निकले। तो बुखारी साहब, इस सारी सिचुएशन में जेडी वैंस के हवाले से ये ओपिनियन एग्जिस्ट करता था कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं ईरान के लिए और वो नहीं चाहते थे कि ये जंग हो। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से समझाया भी था इनिशियली। वो खुद एग्री कर रहे हैं कि बहुत बैड फेथ एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, यकीनी तौर पे मैंने कहा ना कि एक तो नेतन्याहू की ख्वाहिश होगी कि इसको सबटाइज किया जाए, लिहाजा प्रोपेगेंडा जो है वहाँ से किया जा रहा है। कुछ प्रोपेगेंडा जो है अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो नहीं चाहते कि सीज फायर हो, जो प्रो इजराइल लॉबीज़ कह लें आप उनको। लेकिन जेडी वैंस के बारे में ये बात इस्टेब्लिश है कि उसने मना किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप फुल फ्लेज वॉर के लिए ना जाएँ अभी। और जिस तरीके से नेतन्याहू बिहेव कर रहा है उसके ऊपर भी हमने बाकायदा सुना है कि उनके साथ बड़ी झड़प हुई है वैंस की, कि वह बड़ी बहस और बड़ी तल्ख गुफ्तगू हुई है कि हम कोशिशें कर रहे हैं अमल लाने की और तुम उसको सबटाइज कर। हैविंग सेड दैट, वैंस मेरा ख्याल इज़ ए सेनर एलिमेंट इन द प्रेजेंट डे सेटअप ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। दो वजह है उसकी। एक तो ये कि बाय नेचर ही इज़ अगेंस्ट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। दूसरा ये कि उसका बहुत कुछ एट स्टेक भी है। देखिए, अगर ये कामयाब हो जाती कोशिश जिसका मैंने जिक्र किया था कि उसको इम्पीच करने की कोशिश भी हो रही है, उसके इख्तियारात को कम करने की कोशिश भी हो रही है। इन आइदर केस अगर ट्रंप इधर उधर हो जाते हैं तो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक दूसरी बात यह कि अगर ट्रंप अपनी टर्म पूरी भी करता है इन तमाम तर बुरे हालात के बावजूद भी, तो ही इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट ऑफ द डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी फॉर द प्रेसिडेंसी। तो उसके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ ये कि ये जो बयानात हैं उनके, जिनमें कुछ धमकियों का एलिमेंट भी है, ही इज़ एनी वे रिप्रेजेंटिंग अमेरिका अंडर ट्रंप। तो ही कैन नॉट डिविएट कम्प्लीटली, ही कांट स्पीक एज ट्रंप एनिमीज आर स्पीकिंग। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कन्विक्शन के साथ कि अगर उन्होंने इस्लामाबाद आने का फैसला कर लिया है तो इट मीन्स इन द बैक ऑफ हिज माइंड इज़ कि कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा इस मुज़ाकरात का, नहीं आते वरना वो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट इन हिज पोजीशन वुड नेवर कम टू ज्वाइन ए डायलॉग विच इज़ बाउंड टू फेल। मतलब उसकी अपनी रेपुटेशन भी एट स्टेक है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब जी, इवन जेडी वैंस के हवाले से आप बता रहे हैं कि उनकी अपनी रेपुटेशन भी स्टेक पर है और वो चाहते हैं कि ये अगर वो इस मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं अमरीकी वक्त की, तो कोई ना कोई नतीजा इसका निकले। लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि लेबनान का इशू तो इसमें नहीं था, जबकि आप भी बता रहे हैं और हमने अपने नाजरीन से शेयर भी किया था कि जो 10 पॉइंट्स इसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि मुझे मिल चुके हैं ईरान के, उसमें ये बात कैटेगोरिकली मेंशन थी। मैं इससे आगे जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक खित्ता पूरा जो है मशरिक़ वुस्ता में आग लगी हुई है, वहां पर अब जंगबंदी की बात की जा रही है। तो कैसे हो सकता है कि किसी एक पॉकेट को छोड़ दें आप? यानी कैसे लाइसेंस दिया जा सकता है इसराइल को और नेतन्याहू को कि यू कीप ऑन द किलिंग स्प्री, आप जाने रखे लोगों को मारना है? ये तो हो नहीं सकता। ये दूसरी बात यह है कि मैं आपको संजीदगी से कह रहा हूं कि अगर अमेरिका ने इसराइल को ना रोका
अगर अमेरिका ने इस पर जिद की कि लेबनान शामिल नहीं है, ये मुज़ाकरात नहीं होंगे, लिखवा लें मुझसे, बिकॉज ईरान हैज़ ऑल्सो टेकन ए वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑन दिस। बिल्कुल, और जैसा आप बता रहे हैं कि जंग में भी ईरान को फायदा ही हो रहा है एज कंपेयर टू एब्सोल्युटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये वेस्टर्न एनालिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, इस हवाले से आज रॉयटर्स की खबर भी थी कि इसराइल तो प्लान कर रहा है, खित्ते की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि बफर जोन बनाई जाए और उसके लिए पहले उन्होंने गजा को तबाह किया और अब लेबनान की पट्टी को जो है वो उस पर एक बफर जोन बनाने का प्लान रखता है इसराइल। तो फिर क्या अमेरिका ने ईरान के बदले में गिव एंड टेक किया है इसराइल के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये गिव एंड टेक अगर उन्होंने किया भी है तो ईरान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नो नेगोशिएशन विल इवन बिगिन इफ लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ दैट। ये मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह को अगर आज ईरान तनहा छोड़ देता है तो लेबनान विल बी वल्नरेबल। लेबनान इज पार्ट ऑफ नेतन्याहूज ग्रेटर इजराइल प्लान, डोंट फॉरगेट दैट। तो हाउ कैन लेबनान बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ नेतन्याहू? तो मेरा नहीं ख्याल किया होगा। दूसरी बात, इट्स नॉट ओनली ईरान सेइंग, मैंने नाम ले लेके आपको बताया कि पूरी वर्ल्ड कह रही है इसराइल और अमेरिका के अलावा तो जो लेबनान की सॉवरेनिटी है वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, आपने ठीक कहा कि यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स जो है, सारा वेस्ट ये बात। जी बुखारी साहब, हमने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज भी यही बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के भी बयान हमने सुना। हमने देखा कि जब इन कंट्रीज ने ईरान के हक में स्टैंड लिया तो उसका इफेक्ट तो अल्टीमेटली आया है। तो क्या अब लेबनान के हक में जब बात हो रही है तो इसका इफेक्ट आएगा? डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन चेंज करेगा? देखिए, करनी पड़ेगी, इसलिए कि एक तो वो कहते हैं ना, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। जब पूरी दुनिया एक बात कह रही हो तो एक मुल्क या एक प्रेसिडेंट या एक नेतन्याहू जो है इज़ नॉट गुड इनफ टू रेजिस्ट दैट। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि ईरान की ये कंपल्शन है कि वो लेबनान को तनहा ना छोड़े, और जब उसको वर्ल्ड सपोर्ट भी साथ हासिल है कि पूरी दुनिया कह रही है इंक्लूडिंग चाइना, उससे पहले रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपके सामने है। तो मेरा ख्याल से ये अस्यूम कर लेना, जिस तरह के पहले किया जाता था कि ईरान इस जंग में तनहा है, तनहा नहीं है। ये साबित हो गया, और यही सबसे बड़ी परेशानी है ट्रंप की कि दुनिया कैसे साथ दे रही है ईरान का, और ईरान का साथ क्यों दिया जा रहा है उसकी मेरे ख्याल से हमें मज़ीद एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन अ नेशन स्टैंड्स, व्हेन अ नेशंस लीडरशिप इज़ डेडिकेटेड टू द नेशनल कॉज, फिर दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी उनको नहीं हिला सकती है। हमने कल भी जिक्र किया था, छोटी छोटी, आप मुझे बताइए कि लीग ऑफ नेशन जब बनी थी तो टोटल 45 मुल्क उसके रुकन थे। जब यूनाइटेड नेशन बनी तो उसके कोई 110 के कितने थे, ये 220 कैसे हो गए हैं? ये उसी स्ट्रगल के नतीजे में आज़ाद हुए हैं ना। कॉलोनियल रूल ख़त्म हुआ है ना, अमेरिकन इंपीरियलिज्म दम तोड़ा है ना उसने, तो तभी तो नए मेंबर बने हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट हाउ आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। दुनिया को फतह करना अब इतना आसान नहीं है, और ये बात मेरे ख्याल से अमेरिका को और अमेरिका के प्रेसिडेंट को अगर नहीं समझ में आ रही है तो आ जाएगी समझ। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आई एग्री टू दैट। लेकिन इसके साथ एक और मामला हमने डिस्कस किया कि एक तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन लेबनान है, दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है यूरेनियम, जिसके ऊपर दोनों की सुई अपनी अपनी जगह अटकी है। ईरान अपने मौकिफ के ऊपर स्टेडफास्ट है, अमेरिका तो यहाँ तक कह रहा है कि उसको जो न्यूक्लियर डस्ट है उसको निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन ईरान तो किसी सूरत इस बात पर एग्रीड नहीं है, और उन्होंने ये जंग बर्दाश्त की, इतनी डिस्ट्रक्शन बर्दाश्त की। देखिए, अगर ट्रंप और नेतन्याहू आंखें बंद करना चाहते हैं फ्रॉम ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये उनकी मर्जी है। ना इस पर तैयार हुआ था कतर के मुज़ाकरात के दौरान ईरान, ना इस पर तैयार हुआ था ओमान में जो मुज़ाकरात हुए थे उसके दौरान, और ना ही उसने इसको प्री कंडीशन बनने दिया है। ये जो टर्म्स हमने 10 आपको लिखवाई हैं जिसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें तीसरी ये है, ईरान्स राइट टू एनरिच यूरेनियम। उसके ऊपर ईरान ने जिस आमादगी का इजहार किया था वो ये था कि हम इसका लेवल 60% से कम कर सकते हैं, एंड दे वर विलिंग एट वन टाइम टू ब्रिंग इट डाउन टू 3.6%। लेकिन वो कहते हैं ये किसी के बाप का हक नहीं है कि हमें हमारे इस हक से महरूम कर दे कि हम अपने डेटरेंट के लिए, हम अपने डिफेंस के लिए मिसाइल सिस्टम को परसू करें या न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हम। इसके बावजूद कि उनका क्लियर स्टांस ये है कि वी डोंट वांट टू मेक ए बम, और हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो चूँकि उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो जो सुप्रीम लीडर का फतवा है वो उनके लिए बाइंडिंग है, और ना ही ऐसा कभी कोई सबूत और कोई शवाहद मिले हैं 3 इंस्पेक्शंस के बावजूद IAEA के एक इंस्पेक्टर्स की कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। लेकिन मुझे हैरत उस बात पे होती है कि ये सारे के सारे बेगैरत
जुर्रत नहीं रखते कि उस बाप नेतन्याहू से पूछा जाए कि तुमने किस खाते में न्यूक्लियर बम बना के रखे हुए हैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब, और एक और इशू, एक और मामला जिसके ऊपर डिफरेंस है, डाइवर्जन है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि ईरान के लिए न्यूक्लियर वेपन है। और अमेरिका तो कॉन्स्टेंटली उसने कोशिश भी की, धमकियां भी दी, वो नहीं खुलवा सके। ईरान ने कंट्रोल किया उसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। अब कहा जा रहा है कि बारूदी सुरंगों का खदशा है, इसलिए ईरान ने एक दफा फिर से उनको उस पूरी स्ट्रेट को क्लोज कर दिया है। कर दिया है, हाँ जी, ईरान ने आबना हॉर्मूज को दोबारा बंद कर दिया है, बिल्कुल। और बुखारी साहब वो कह रहे हैं कि मशरूत इजाजत होगी, जो हमसे परमिशन लेगा पहले स्क्रूटनी के बाद उनकी चेकिंग होगी, उनसे टोल लिया जाएगा, फिर जाएंगे वो। क्यों? इसलिए कि ना इसराइल बाज आया लिबनान में पंगा करने से, और ट्रंप दे रहे हैं मुसलसल धमकियां, तो कोई जवाब तो जाना चाहिए ना उनको। तो ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस इज ए वेरी सेंसिटिव पॉइंट। वो यूं समझ लें आपके गर्दन के ऊपर अंगूठा है ईरान का, और ये इसके ऊपर वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी अरेंजमेंट होगा, दिस विल नॉट बी ए थॉरोफेयर कि जितनी मर्जी आए, जो मर्जी आए तो लंगी जाओ, ये नहीं होना। अब इसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल जो है वो यकीनी तौर पे आएगा। यस, दैट्स ए वेरी वेरी सेंसिटिव पॉइंट, नॉट ओनली फॉर अमेरिका और इजराइल, दैट्स ए सेंसिटिव पॉइंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज फॉर द ईरानियंस। बिल्कुल बुखारी साहब, जितने इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए और जितनी डाइवर्जन्स है एग्जिस्ट करी है दोनों साइड्स के ऊपर, पाकिस्तान की बहुत बड़ी नो डाउट सफारती कामयाबी है कि एटलीस्ट वो टेबल पर लेकर आया है दोनों वफूद को, जबकि तीसरी आलमी जंग मुमकिन तौर पर शुरू हो सकती थी। ऐसी सिचुएशन में इतनी डाइवर्जन्स के साथ अब बताइएगा कितनी पॉजिटिव आउटकम की हम उम्मीद लगाएं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें जो है वो इस्लामाबाद। देखिए, एक बात याद रखिए, मुज़ाकरात जब भी जंगों के खात्मे के लिए होते हैं, पहली बात तो यह कि कोई जंग जो है वो जंग के नतीजे के तौर पर जीती नहीं गई है आज तक। हर जंग के बाद, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, चाहे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, चाहे वो अफगानिस्तान की वॉर थी, रशिया के ख़िलाफ़ थी, जो भी जंग है वो अल्टीमेटली अक्रॉस द टेबल आके तय होती है। अगर आपको जनीवा अकॉर्ड याद हो, अफगानिस्तान के 20 साल के बाद, 20 साल वहाँ रहने के बाद बिल आखिर आपको जनीवा में जाके उन्हीं तालिबान के साथ बैठ के और फिर उसके बाद दोहा में बैठ के बातचीत करनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि जंग का नतीजा कभी भी किसी सूरत में फाइनल नहीं होता। जो मुतहारब ग्रुप्स होते हैं उनको अल्टीमेटली क्रॉस द टेबल बैठ के बात करनी चाहिए, करनी पड़ती है। और एक बात मैं और बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये ऑप्टिमिज़म पे ये बात उकसा रही है कि जिस तरह की एफर्ट्स की गई हैं, जिस तरीके से दो बिल्कुल कंट्रास्ट कंट्रीज़ की लीडरशिप को एक टेबल पे बिठाया जा रहा है, और इसके पीछे आपको पता है मूविंग स्पिरिट कौन है, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई नतीजा ज़रूर इसका निकलेगा। बिल्कुल बुखारी साहब, लेकिन नेतन्याहू कॉन्स्टेंटली कोशिशें कर रहा है, वो कह रहा है ईरान के साथ दोबारा जंग के लिए तैयार है, उंगलियां ट्रिगर के ऊपर हैं। तो बुखारी साहब, पहले भी हमने देखा कि इस जंग में लाने वाला, इतनी डिस्ट्रक्शन करवाने वाला नेतन्याहू था, जिसने अमेरिका को उकसाया और इस जंग में घसीटा। अब भी जिस तरह से नेतन्याहू सारे प्रोसेस को सैबोटाज कर रहा है, कभी लेबनान पर हमले कर रहा है, जंगबंदी के बावजूद ईरान पर हमले कर रहा है, धमकियां दे रहा है कि कुछ ऐसे अहदाफ हैं जो भी हासिल करने हैं मजीद। तो बुखारी साहब, अगर अब ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो क्या इसमें इसराइल का हाथ होगा, नेतन्याहू का हाथ होगा, या आप डोनाल्ड ट्रंप को भी उतना ही कसूरवार ठहराएंगे क्योंकि उनके अपने बयानात, उनके अपने। देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप तो इस वक्त यकजान दो कालब हुए हैं, और वजह भी मैंने आपको उसको बता दी। वो तोता जो है उसकी वजह से जो नेतन्याहू कह रहा है ट्रंप करते आ रहे हैं पिछले, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। बल्कि अगर मैं आपको इससे पीछे ले जाऊं, जो पिछले साल जून का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें भी यही फैक्टर्स जो हैं ये थे जिसकी वजह से नेतन्याहू ने ट्रंप को बिल्कुल अपाहज करके रखा हुआ था। ये सूरत हाल अभी बदली नहीं है, ये उसी तरह से है। लेकिन ट्रंप के ऊपर इंटरनल प्रेशर्स बहुत हैं। ट्रंप के हाथ से प्रेसिडेंसी निकलती जा रही है, स्लिप हो जी। तो कहने का मतलब ये है कि उसे अपनी फेट भी देखनी है, अपनी पार्टी का इंटरेस्ट भी देखना है, बहुत सारी दीगर कंसिडरेशन है जो ट्रंप को मजबूर करेंगी कि वो किसी न किसी नतीजे पर पहुंचे। और एक बात याद रखें, अगर ट्रंप कमिट कर लेता है किसी एग्रीमेंट की सूरत में और हाथ उठा लेता है इसराइल के ऊपर, उसकी बाप की मजाल नहीं है कि वो कोई पंगा करे। वो ये सारा पंगा सिर्फ इसलिए है कि अमेरिका इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम।